चलें, रिगार्डिंग द चैप्टर फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर, तो सबसे पहले सुनिएगा, इसके अंदर आपके पास वी हैव थ्री डिफरेंट पार्ट्स, थ्री डिफरेंट सेक्शंस टू कवर: फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी एंड प्रेशर बहुत छोटे से सेक्शंस हैं इसके एज कम्पेयर टू फोर्सेस। फोर्सेस इटसेल्फ इट हैज सम डिविजन्स। एक तो हम जनरल फोर्सेस को एज इन रिजल्टेंट फोर्स पढ़ेंगे। वी हैव टू कवर सर्टेन केसेस ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, जहाँ पे हम किसी भी सिस्टम की मूवमेंट में उसकी रिजल्टेंट फोर्स एंड उसकी एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे। द सेकेंड पार्ट गोज विद टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जो कि एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था इन ओ लेवल्स, लेकिन यहाँ पर वो हमारे पास एक छोटा सा सब टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। समवॉट सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें एडिशनल है, लेकिन बहुत आसान सी और मज़ेदार सी एडिशनल चीज़ें हैं, तो उसको करने में बहुत मज़ा आएगा हमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्टेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़नी है। ठीक है, वन ऑफ देम, द मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपके पास विस्कस ड्रैग एंड हमारे पास अपथर्स्ट फोर्स आ जाती है, जो कि हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखी थी। उसके अलावा द टेंशन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स, द एयर रेजिस्टेंस, इट्स स्टिल देयर, लेकिन जो हम लोगों ने रिगार्डिंग विस्कस ड्रैग एंड अपथर्स्ट फोर्सेस, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। तो विस्कस ड्रैग एंड अपथर्स्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, इसको मैं करवा रहा हूँ प्रेशर के बाद। ठीक है, तो फोर्स का एक छोटा सा पार्ट अबाउट विस्कस ड्रैग एंड अपथ्रस्ट वो प्रेशर के बाद हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले कमिंग बैक टू द फोर्सेस। ठीक है, देखिए फोर्सेस के बारे में इन जनरल जो फोर्सेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, अब यहाँ से आपने ये भी समझना है कि हाउ दिस चैप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम लोगों ने मोशन के लॉस पढ़े थे, कि टाइप्स ऑफ मोशन एज इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड उसके कॉजेस। यूनिफॉर्म मोशन का कॉज होता था बैलेंस फोर्सेस, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉज होता था अनबैलेंस फोर्स। एंड उस अनबैलेंस फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का एक केस हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को देखा था एज एम डेल वी, जो कि आपके पास एम ए के इक्वल चला जाता था। और एक हमने पढ़ा था डेल एम इंटू बी ऑन टी। हमारा इस वक्त फोकस है इसके ऊपर, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लोगों ने बेसिक फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था इन ओ लेवल्स। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने देखा था। तो बेसिकली एक चीज हम लोगों ने रिकॉल करनी है। सबसे पहली चीज, ये जो एफ इज टू एम ए हम कोट करते हैं फोर्स का फॉर्मूला, उसके अंदर एफ जो है वो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, और किसी भी रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिस्टम, सिस्टम का वर्ड अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने सर्टेन केसेस पढ़ने हैं, सर्टेन सिचुएशंस पढ़नी है, जहाँ पर हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स की एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमने एक्चुअली दिस एफ इज टू बी फाइंड आउट, मतलब फाइंड आउट या फिर कैलकुलेटेड इस यहाँ पर सिचुएशन में। इसकी बेसिक सी छोटी सी सबसे इजीएस्ट एलिमेंट्री एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के सामने बनेगी। ठीक है, जहाँ पर मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, और उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक लग रही है फॉरवर्ड फोर्स। अच्छा, अब एज पर दी सिचुएशन ये चेंज होती चली जाएगी सवाल के हिसाब से, डायग्राम्स के हिसाब से। ये इंजन फोर्स भी हो सकती है, ये थ्रस्ट फोर्स भी हो सकती है, पुशिंग फोर्स भी हो सकती है, ये टेंशन फोर्स भी हो सकती है, कि अगर यहाँ पे कोई रस्सी इसको खींच रही हो तो ये टेंशन फोर्स भी हो सकती है। तो ये हमने इन जनरल इसको बोल दिया फॉरवर्ड फोर्स। अच्छा, व्हाट इज फॉरवर्ड फॉर अस अब यहाँ। ठीक है ना, अब तक क्या होता था कि राइट हैंड साइड फॉरवर्ड था, या अप साइड जो है ना वो पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अभी हमारे लिए फॉरवर्ड या फिर पॉजिटिव क्या है वो गौर से सुनिएगा। जो भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, कंसिडर दैट टू बी अ पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे पॉजिटिव ले लेना। ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है, राइट पॉजिटिव ले लेना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट पॉजिटिव ले लेना। रीजन क्या है इस बात का? रीजन ये है कि एक्चुअली जो मेजर फोर्स होती है वो वही फोर्स होगी जिस डायरेक्शन, जो बड़ी फोर्स होगी, लार्जर फोर्स, ग्रेटर फोर्स, वो वही फोर्स होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो फोर्सेज होंगी वो अपोजिंग फोर्सेस कहलाएंगी, चाहे वो अपवर्ड ही डायरेक्शन में पूरा ट्रैवल कर रही है। ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, वो जो नीचे गिर रहा है वो गिर रहा है ड्यू टू वेट, और उसको अपोज कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं वेट को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, फॉर द एक्सेलरेशन, एंड अपोज बाय द एयर रेजिस्टेंस, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से। ठीक है, चले,
तो इसको आसानी के लिए मैंने कहा कि ये हमारे पास एक फॉरवर्ड फोर्स है और एक लग रहा है बैकवर्ड फोर्स, जिसको मैंने स्मॉल एफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा। ठीक है, अब ये बैकवर्ड फोर्स इन जनरल बैकवर्ड बोल दिया, कुछ भी हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब जो रिजल्टेंट फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही होगी वो डेफिनेटली इन दोनों का एक सबट्रैक्शन कर रहा होगा। मुझे ये देखना है कि मेजर फोर्स या ग्रेटर फोर्स कौन सी है, वो मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन का है। ठीक है, क्योंकि द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर फोर्स की तरफ होगी आपके पास। तो दिस फोर्स इज द मेजर फोर्स, द लीडिंग फोर्स, द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, एंड इट इज अपोज्ड बाय दिस फोर्स, एंड इसको हम अ फ्रैक्शन ऑफ इट, इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये जो F इजिकल्स टू एम ए है, इसमें से F इज फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये आपने अपने जहन में रखा। इस चीज को जहन में रखते हुए अब आपने डिफरेंट केसेस आपके सामने आएंगे और उस केसेस के हिसाब से हमें इसको समझना है। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं वो देखें। देखिए सिचुएशन या केस पहले यहाँ समझे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी मैथमेटिक्स वगैरह देखेंगे इसी तरह से। देखिए पहले अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, फिलहाल सिर्फ डायग्राम की तरफ आपकी ध्यान होना चाहिए, मैथमेटिक्स वगैरह को सबको भूल जाए इस वक्त। ठीक है, डायग्राम में आपको जो नजर आ रहा है सिर्फ उस पर फोकस करें। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक वर्टिकल सरफेस। फॉर एग्जांपल समझ लें इट्स अ एज ऑफ अ टेबल, कॉर्नर है किसी भी टेबल का। ठीक है, उस टेबल के एंड पर एक पुली लगी रखी हुई है और दो मासेस हैं। एक की सिचुएशन ऐसी है कि वो हैंग हुआ है यहाँ पे, एक मास टेबल के ऊपर रखा हुआ है और ये दोनों मासेस एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। कंसीडर के दीज आर हेल्ड राइट नाउ, मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ है, किसी भी चीज से सपोर्ट कर रखा हुआ है, दे आर नॉट अलाउड टू मूव राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, चलिए जी। अब देखें इसके बाद आपके पास क्या होने वाला है वो, और से देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो कि डायग्राम के अंदर बताई रखी हुई है, वो ये कि आपके पास ये जो M1 है ये जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये जाएगा अपने वेट की वजह से, और क्योंकि इसके साथ एक दूसरा मास अटैच है थ्रू अ स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी टेंशन। ठीक है, वी मस्ट नो दैट कि टेंशन जो है वो इस वक्त इसके बराबर, वेट के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस होती तो ये मूव नहीं करता, फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो डायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी ना वो यहाँ पे साथ साथ चलती रहेगी। तो अगर जहन में है कि ये दोनों बराबर होंगे, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं मूव ही नहीं करता। ठीक है ना, स्टेशनरी रहता है, फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो अच्छा, अब ये टेंशन यहाँ पर है। अब सिंस आपके पास ये स्ट्रिंग एक ही है, तो जितनी टेंशन यहाँ पर है उतनी ही टेंशन यहाँ पर भी होगी। मतलब जितनी टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड है उतनी ही टेंशन इस स्ट्रिंग में, मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो आपके पास टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एक्ट कर रही होगी, और यही स्ट्रिंग जो है इस मास 2 को आगे की तरफ पुल कर रही होगी। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आपके पास इस तरह मूव कर रहा है, मतलब ये जो M1 है वो डाउनवर्ड जा रहा है, M2 जो है वो आगे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी जो M1 और M2 के लिए कॉमन होंगी। पहली, उनकी ये जो वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, एक स्ट्रिंग के अंदर दो डिफरेंट टेंशन नहीं आ सकती। पहली बात। दूसरी बात, इनकी एक्सेलरेशन सेम होगी। एक्सेलरेशन क्यों सेम होगी, क्योंकि ये कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है कम एक्सेलरेट कर रहा हो। आई बात समझ में। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने रिजल्टेंट फोर्सेस की इक्वेशन बनानी है इंडिविजुअली फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज देख लीजिएगा आपके पास क्या क्या है। आपके पास M1 है ऑफ दिस मास, M2 दिस मास, एक्सेलरेशन A जो दोनों के लिए सेम है, टेंशन T इन द स्ट्रिंग जो दोनों के लिए सेम होगा, M1G इसका वेट हो चुका हुआ है mg के हिसाब से, एंड यहाँ पे इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, जिसको ऑफर हो रही है। अब हम इस केस में ये, अब इसमें एडिशनल केस ये भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने रखी हुई है कि फ्रिक्शन फोर्स है।
अब इक्वेशंस आपके पास किस तरह बनेगी, ये डायग्राम अपने जहन में अपने सामने रखते हुए अब इक्वेशन बनाएगा m1 से, मतलब फॉर मास 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं मास 1 की टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस स्क्रीन हम देखेंगे यहाँ पर, तो मास 1 के लिए अगर रिजल्टेंट फोर्स बनाता हूं तो स्टार्ट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बेसिक डिफाइनिंग फॉर्मूला से, दैट इज F इज इक्वल टू ma। स्पेसिफिक बात कर रहा हूं फॉर मास 1, तो मैंने लिखा F1, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट फोर्स है क्या, ये F की वैल्यू क्या है, इसके लिए डायग्राम की तरफ आओ। देखो डायग्राम में m1 के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रहा है उसका वेट जो कि डाउनवर्ड है, और क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो मेजर फोर्स आपके पास m1g ही हो गई। इट इज अपोज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ दिस टेंशन फोर्स, ठीक है। तो मैं कहूंगा m1g माइनस टी, क्योंकि टेंशन यहाँ पे अपोज कर रहा है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज ma। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन फॉर मास 1, ठीक है। सिमिलरली मास 2 के लिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ, सिमिलरली मास 2 के लिए जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, जनरल इक्वेशन F2 मैंने उसको कहा m2 m2a, हमने इसको कह दिया, ठीक है। अच्छा अब देखें इसका जो मोशन है वो टुवर्ड्स राइट है, और ये जो आगे बढ़ेगा ये बढ़ेगा इस टेंशन फोर्स की वजह से। अगर ये मैं स्ट्रिंग तोड़ दूं तो जाएगा ही नहीं कहीं, ठीक है ना। तो टेंशन फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द मोशन, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव फोर्स हो गई। अब इस फोर्स को जो जो अपोज कर रहा होगा वो मेरे लिए एक अपोजिंग फोर्स या फिर सब्ट्रैक्टिंग फोर्स आ जाएगा आपके पास। इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो मैंने लिखा T माइनस एफ इज इक्वल्स टू m2a। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताएं कि ये इस केस को समझने में और इक्वेशंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसमें जनरल क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं, इसमें बहुत इस डायरेक्टली क्वेश्चंस तो इसमें बहुत कम बने हैं, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली इसी टाइप के बहुत कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन हैं। अच्छा लेकिन क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसकी फिर हम आगे फॉरवर्ड कर रहे होंगे, आगे काम आ रही होगी। तो अब एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक क्वेश्चन जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और ये भी एक आपके पास एक रेफरेंस फ्रॉम पास्ट पेपर क्वेश्चन ही लिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हमें सिचुएशन दे रखी हुई है कि m1 की जो वैल्यू है दैट इज 10 kg, जो हैंग हुआ हुआ है मास, और m2 की जो वैल्यू है दैट इज 6 kg, जो कि टेबल पे रखा हुआ है। और जो फ्रिक्शन है टेबल की तरफ से जो ऑफर हो रही है टू दी m2 इज 4 न्यूटन। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हुई है, और इसने आपसे बोला कि दो चीजें निकाल कर बता दो, टेंशन की वैल्यू बता दो और एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो। दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। दो इक्वेशंस मैं बना चुका हूँ। पहली इक्वेशन है मेरे पास the the resultant force की इक्वेशन फॉर मास 1 एंड the resultant force की इक्वेशन फॉर मास 2, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं m1 की इक्वेशन को देखूंगा तो यहाँ से आप देखिएगा मैंने लिखा m1g है, m1 की वैल्यू थी 10, तो मैंने 10g, अच्छा g यहाँ पे ग्राम्स वाला नहीं है, दिस इज 9.81 वाला g, ठीक है ना, जिसको मैं आखिर में सॉल्व कर दूंगा सुकून से। तो मैंने लिखा वेट 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10a, m1a, तो 10a आ गया आपके पास। दूसरी इक्वेशन थी आपके पास t माइनस एफ m2a, तो t की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम थी और अननोन थी, मैंने t लिखा। f की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हुई थी, तो हमने f की वैल्यू यहाँ पे -4 ऐसे रख दी। इट इज इक्वल टू m2a, तो m2 की वैल्यू थी 6, तो मैंने लिखा 6a, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस हो गई हैं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीकेकार आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप इसको कंपेयरिंग से भी कर सकते हो, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, आप इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, तो जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उससे कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने से क्या हुआ, ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो गया। व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 10 इंटू 9.81, मैं जी की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16a, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास हो जाती है 4 को माइनस करने के बाद 94.1 विच इज इक्वल टू 16a।
एक्सेलरेशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ, 16 को ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 5.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों मासेस की एक्सेलरेशन, ठीक है, फॉर दिस मास ऑल्सो एंड फॉर दिस मास ऑल्सो, एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होगी। अब आपने एक्सेलरेशन निकाली है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करोगे और आराम से जो है ना वो आप टेंशन की वैल्यू निकाल लोगे। तो फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 को इस्तेमाल किया हुआ। इक्वेशन 2 थी मेरे पास t माइनस एफ इज टू एम टू ए, मतलब t माइनस 4 इज टू 6 इंटू ए की वैल्यू 5.9 जो अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो 6 इंटू 5.9 और 4 इधर जाकर के प्लस हो जाता है, 34.4 प्लस 4 बिकम्स 39.4। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 39.4 न्यूटन दोनों जगह पर। सो दिस इज हाउ हम किसी भी एक अननोन सिस्टम को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर इस तरह की वेरिएबल्स हम निकाल रहे होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। कोई सवाल है तो यहाँ पूछिएगा। ओके, चलिए अब एक दूसरा केस यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। दूसरा केस इज, लेट्स से देयर इज अ पुली, ठीक है, अ फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, और उसके ऊपर एक इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग जो है वो हैंग हो रही है। स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर मासेस हैंग हो रखे हुए, एक जगह m1 एक जगह m2, ठीक है। फिलहाल दे वर हेल्ड स्टेशनरी, ठीक है। एंड लेट्स से कि जब हमने इसको रिलीज किया तो m1 जाता है डाउनवर्ड्स, m1 डाउनवर्ड जाएगा तो वो टेंशन डेफिनेटली मास की वजह से जा रहा है, टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में। वही टेंशन ऑन द अदर साइड जो है वो m2 को ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है ना। और m2 का जो वेट है वो टेंशन को अपोज कर रहा होगा। तो एक तरफ वेट हो गया लीडिंग फोर्स जहां पे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एक तरफ वेट हो गया अपोजिंग फोर्स जहां पे ऑब्जेक्ट टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन बनाऊं m1 और m2 की सेपरेटली, तो देखें m1 और m2 की सेपरेट इक्वेशंस इस तरह बन रही हैं, केस सामने रखते हुए। अगर मैं m1 की बात करूंगा तो m1 क्योंकि नीचे जा रहा है, द लीडिंग फोर्स इज m1g अपोज्ड बाय द टेंशन फोर्स t, ठीक है। तो मैंने लिखा m1g माइनस टी, ये इसके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स होता है ma के बराबर, m1a मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं m2 को देखूं तो m2 ऊपर की तरफ जा रहा है, उस अच्छा ऊपर जा रहा है ड्यू टू द टेंशन फोर्स, ठीक है। अब वो टेंशन फोर्स ऊपर एंड अपोजिंग फोर्स हो गई इसका वेट m2g डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक है, सिंपल इक्वेशंस, राइट। अब यहाँ पे वही अगेन सिचुएशन आ जाती है आपके पास, अगर वो आपको दो वैल्यूज दे दे, ठीक है, एंड यू आर सपोज टू सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड टी, तो हम उसको दोबारा से देखते हैं दफा कैलकुलेशन। तो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि m1 की वैल्यू इज 40 kg, m2 की वैल्यू इज 25 kg, एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन एंड टेंशन आर सेम फॉर बोथ, ठीक है। तो आपने इक्वेशंस में वैल्यूज पुट की। सबसे पहले m1 वाली इक्वेशन, m1g था तो मैंने 40g माइनस टी इज इक्वल टू 40a यहाँ पे लिखा, फिर t माइनस 25g इज इक्वल टू 25a मैंने यहाँ पे लिखा। m2 की वैल्यू, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, टेंशन एंड टेंशन मेरे पास कैंसिल आउट हुआ। जब मैंने इक्वेशंस को ऐड किया तो 40 प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 25g एंड दोनों ऐड होके 65 बन गए, ठीक है। दिस बिकम्स 15 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 65a। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2.3 मीटर पर सेकेंड। तो m2 ऊपर जा रहा होगा विद द रेट ऑफ 2.3, m1 नीचे आ रहा होगा विद द रेट ऑफ 2.3, ठीक है। अब अगेन किसी भी इक्वेशन में डाल करके इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं टेंशन वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस दफा मैंने इक्वेशन 1 के अंदर डाला। इक्वेशन 1 थी आपके पास 40g माइनस टी 40a, तो 40 इंटू 9.81 माइनस टी 40, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.3 आपने जो प्रीवियस पार्ट में निकाली थी वो यहाँ पर पुट की, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन। दिस एग्जैक्ट केस कुड बी कंसिडर्ड इन द केस ऑफ द लिफ्ट सिस्टम, जो हमारे पास लिफ्ट्स होती हैं।
बस उसके अंदर एक मोटर भी होती है, डेफिनेटली एक एक्सटर्नल वर्क डन होता है, फ्रीली उसको नहीं छोड़ा जाता, फ्रीली छोड़ा जाएगा तो खतरनाक मामला हो जाएंगे, ठीक है। बट यस, समवट लाइक दिस, ठीक है। अब वो जो एक्सटर्नल फोर्स आएगी वो भी उसके अंदर ऐड की जाती है, तो इतनी एडवांस क्वेश्चंस इसमें आए नहीं है। अलबत्ता वर्क एनर्जी पावर के एक पार्ट के अंदर, एक सवाल के अंदर, इसी केस के अंदर बस एक्सटर्नल वर्क डन का भी जिक्र है, तो जब वो कर रहे होंगे तो वहां पर भी देखेंगे। अच्छा, ये जो केसेस हम देख रहे हैं ना, ये ना सिर्फ फोर्सेस के अंदर, ये आपके पास इसके क्वेश्चंस किन किन चीजों के साथ लिंक्ड होकर के आते हैं। ये पढ़ हम फोर्सेस रहे, लेकिन वेक्टर के साथ आ जाते हैं, एज इन कि टेंशन या फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लिंक क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। दूसरा, आपके पास वर्क एनर्जी पावर में सिमिलर केसेस बन रहे होंगे, इन्हीं केसेस को हम वर्क एनर्जी पावर से भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हैं, तो मुझे बताइएगा कि अब हम थोड़ा सा एक एडवांस स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो पहले मुझे बताइएगा, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने वेक्टर्स की क्लासेस मेरे साथ नहीं थी, ठीक है, एंड नहीं तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे, तो वेक्टर्स के कुछ केसेस हम पढ़ रहे थे, तो जिसके अंदर मैंने रिकॉल करते हुए उसको पढ़ाते मैंने कहा था कि वेक्टर्स की जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो फोर्सेस के चैप्टर के अंदर भी हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। सो हियर इज द केस जहाँ पे वो प्रैक्टिस हो रही होगी, जिसे हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका एक केस जो है वर्क एनर्जी पावर के अंदर भी हमारे पास आ रहा होगा और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है ना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है, जब हम वेक्टर की रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे, रिजॉल्व करना सीख रहे थे, तो वहां पर भी हमने इंक्लाइन प्लेन को रिजॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं और उसके बाद टुवर्ड्स द केसेस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हम जा रहे होंगे, ठीक है। इमेजिन के हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। A surface that is inclined at an angle of theta from horizontal, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक ना। दे कुड बी मल्टीपल केसेस ओवर हियर। केसेस क्या हो सकते हैं? केसेस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, केसेस ये हो सकता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग स्लाइड डाउन, मतलब इस तरह। और ऐसा भी हो सकता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड बाय द मीन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड, ठीक है ना। तीनों केसेस हो सकते हैं, तीनों केसेस को हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इन जनरल। सबसे पहले इसकी फोर्सेस को देखें, ठीक है। अगर आप इस पे स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करेंगे जो इन जनरल लग रही हैं, मैं एक केस ये बनाता हूं कि डेफिनेटली अगर दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस लाइक दिस एंड कोई एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ इसको पुश नहीं कर रही है, पुल नहीं कर रही है, तो इसको एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब वो किस तरह, वो जरा देखिएगा। देखें इन जनरल जो स्पेसिफिक केसेस हैं इसके ऊपर, फोर्सेस हैं इसके ऊपर, एक अनकंडीशनल फोर्स, इसका वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। एक सरफेस की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा, जिसको हमने थर्ड लॉ के अंदर बहुत डिटेल के अंदर देखा था। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया एज एन रिएक्शन फोर्स। और एक मैंने कहा इट इज ईदर अबाउट टू स्लाइड डाउन और इट इज स्लाइडिंग डाउन। तो इन बोथ द केसेस देयर वुड बी अ फ्रिक्शन फोर्स एफ, क्योंकि इट इज अबाउट टू स्लाइड डाउन या इट इज स्लाइडिंग डाउन, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपके पास ऊपर की तरफ लग रही है एफ, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास द फोर्सेस अब वो कोप्लेनर नहीं रही हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब रिजॉल्व करने का जो एक कन्वेंशनल आपके पास एक्सेस है, अगर आप उन कन्वेंशनल एक्सेस को फॉलो करते हो, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल एक्सेस कौन कौन सी फोर्सेस रिजॉल्व होंगी, एक आर रिजॉल्व होगा और एक एफ रिजॉल्व होगा, विच मेक्स इट टफ। तो हमने एक केस पढ़ा था जब हम वेक्टर सॉल्व कर रहे थे, वो ये कि बजाय इस एक्सिस को हम कंसिडर करें, मतलब देखें एक्सिस जो होते हैं ना, वो एक्सिस को फिक्स होनी है कि जनाब वर्टिकल ये और सॉरी वाई एक्सिस ये एक्स ये, तो हमने हमने हिसाब से एक्सिस आर रेफरेंस जो हम अपने हिसाब से रखते हैं। लेट्स से कि मैं अपने एक्सिस को ही चेंज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जरा ये हो गए मेरे वाई एक्सिस, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बना रखे हैं। मतलब now R is perfectly aligned with my new y-axis and F is perfectly aligned with the new x-axis. रीजन क्या हुआ,
रीजन ऐसा करने का ये होगा कि पहले अगर कन्वेंशनल एक्सिस लेता तो मुझे एफ को भी रिजॉल्व करना पड़ता, मुझे आर को भी रिजॉल्व करना पड़ता, दैट वुड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास ये दो फोर्सेस तो ऑलरेडी अलोंग दी एक्सिस हैं, एक वेट बचता है जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंगल फोर्स को रिजॉल्व करना इज मच मोर इजियर। तो देखें, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हम इस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि दिस एंगल वुड आल्सो बी अ थीटा। ठीक है, हाउ, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखें, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। एंड सिंस दिस इज अ 90 डिग्री, ये यहाँ से जो एक्सिस चल रहे थे, तो 90 माइनस थीटा ये है, तो ये वाला एंगल अगेन थीटा ही बन जाएगा। So let's say if it's this is 30, this is 90, this would be 60, this would be 30 again, this would be 60 again, this would be 90, just mathematics. ठीक है, according to the angle theta, अब आपके पास mg का एक कंपोनेंट बन गया mg cos theta according to the new axis, mg cos theta जो कि r को अपोज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड भी कर रहा है या स्टेशनरी भी है, इट हैज नो मूवमेंट इन वर्टिकल एक्सिस, द न्यू वर्टिकल एक्सिस, द न्यू वाई एक्सिस, वहां पे उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आर इज टोटली बैलेंस्ड बाय एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस आ गई आपके पास। ठीक है, एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है तो वेट पूरा तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, लेकिन वेट का एक छोटा सा कॉम्पोनेंट होगा जिसको स्लाइड डाउन करवा रहा होगा। ठीक है, एंड वो कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रेजोल्यूशन आपके पास हो जाते हैं एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब आप इस चीज को ना, आप इस चीज को बड़ी सारी एग्जांपल्स में लेके जा सकते हैं। जब आप स्लाइड कर रहे होते हैं, सबने की है स्लाइड्स, ठीक है ना, जब आप स्लाइड डाउन कर रहे होते हैं तो स्लाइड पे एक्चुअली आपका वेट टोटली आप अपने वेट की वजह से एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, आप अपने वेट के इस साइन कंपोनेंट की वजह से एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। अब ये साइन कंपोनेंट टोटली डिपेंड करता है इस एंगल थीटा पे। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, राइट। तो जितना स्लोप होगा आप उतना ज्यादा, उतना बड़ा ये वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा और उतना ही ज्यादा आप एक्सेलरेट कर रहे होगे। स्लोप की वैल्यू बहुत कम है तो आप शायद ना ही करें एक्सेलरेट, अगर बहुत ही कम स्लोप है तो बहुत स्लोअर रेट के साथ जो है वो आप एक्सेलरेट कर रहे होगे, बहुत ही लो वैल्यू के साथ एक्सेलरेट कर रहे होगे। आई बस समझ में। सो एम जी साइन थीटा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और एफ एम जी साइन थीटा को अपोज कर रहे हैं। अब यहां से दो केसेस लेकर के आया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, मतलब बाद औक़ात होता है ना कि इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ लेकिन वो स्लाइड डाउन नहीं कर रहा। वो स्लाइड डाउन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रिएक्शन फोर्स तो बैलेंस हो गया एम जी कॉस थीटा से, और वेट का एक कंपोनेंट जो कि इसको नीचे स्लाइड करवा सकता है, उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है उसका फ्रिक्शन फोर्स। इफ द फ्रिक्शन फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड अ बैलेंसिंग फोर्स, या फिर इज इक्वल टू दी, या इक्वल और ग्रेटर, वैसे ग्रेटर तो हम क्या ही यहाँ पे लेंगे, ग्रेटर नहीं होगा। इफ इट्स इक्वल टू दी एम जी साइन थीटा, तो आपके पास फोर्सेस बैलेंस हो गई, वाई एंड एक्स एक्सेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, अब इसमें बचपन की एग्जांपल लेकर के आता हूँ। बचपन की एग्जांपल ये है कि जब हम स्लाइड करते थे, वैसे तो हम अभी भी शायद कभी कभी मौका मिल जाता है स्लाइड करने का, जब हम स्लाइड करते हैं तो अगर हम जीन्स वगैरह पहने हुए, डेनिम टाइप का स्टफ पहने हुए होते थे, तो ऐसे में हम स्लाइड नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, हम अपने आप को जबरदस्ती पुश कर रहे होते थे नीचे आने के लिए। वो हम क्यों नहीं कर रहे होते थे, क्योंकि डेनिम स्टफ जो होता है या फिर ऐसा कोई दूसरा फैब्रिक जिसकी फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस जो हो वो ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होता था कि वो हमारे वेट के इस कंपोनेंट को क्या कर दिया करता था, बैलेंस कर दिया करता था, तो हम नीचे स्लाइड डाउन नहीं करते थे। अब अगर कोई ऐसा केस हो जहां पे इस फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज कर दिया जाए, दो तरीके हो सकते थे। अगर मैं नॉर्मल स्लाइड की बात कर रहा हूँ तो वहां पे अगर मैं एक एक बड़ा सिल्क टाइप का, स्लिपरी टाइप का, या फिर ऐसा कोई फैब्रिक पहना हुआ हूँ जिसकी फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो डेफिनेटली आई वुड स्लाइड डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, या फिर अगर हम वाटर स्लाइड्स की बात करें तो वाटर स्लाइड्स के अंदर आपने देखा होगा, वाटर स्लाइड्स में बिल्कुल स्टार्ट में देयर इज अ वाटर फ्लो ओवर देयर। ठीक है ना, वो पानी लगा हुआ होता है, पानी उसके साथ साथ जा रहा होता है। ठीक है, वो पानी क्यों होता है वहां पे, वाई इज द वाटर फ्लो ओवर देयर, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन तो लाजमी तौर पर होगी,
फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एनी फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू स्लाइडिंग सर्फेसेस, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स तो लाजमी तौर पर होगी वहां पे। हाँ, उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ मैं। तो वाटर स्लाइड्स के अंदर हमने देखा है कि जनाब वो क्या करते थे, वो पानी को फ्लो करवा देते हैं, वहां से पानी की वजह से फ्रिक्शन जो है वो लेस हो जाती है और बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सेलरेट करते हुए नीचे आ जाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन कम हो चुकी भी है लेकिन है, तो हम अब हम जो नीचे जा रहे होंगे तो उस पे हमारी रिजल्टेंट फोर्स की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? देखें, ये अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स, ये तो बैलेंस हो गई। जाहिर है कि हम लोग स्लाइड डाउन करेंगे, उछलेंगे नहीं स्लाइड के ऊपर। होगा क्या? हम आ रहे हैं नीचे की तरफ। हम जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो आ रहे हैं एम जी साइन थीटा की वजह से, ठीक है। और हमें अपोजिशन मिल रही है फ्रॉम द फ्रिक्शन फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स की जो इक्वेशन बनी, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए, दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम। अज्यूम करें कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो भाई ये जीरो हो जाएगा। एम जी साइन थीटा सीधा सीधा एम ए के बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। नो फ्रिक्शन एज इन कि अगर मैं आइस की किसी स्लाइड के ऊपर आइस को ही रोल करवा दूं तो बहुत ही लो अमाउंट की फ्रिक्शन होती है, ठीक है ना। तो वो बहरहाल आइडियल केस है आपके पास, ठीक है। तो जहां पे फ्रिक्शन बहुत मिनिमाइज हो आपके पास, वहां पे केस होगा, ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यहाँ तक मुझे बताइएगा, कोई सवाल, कोई क्वेरी? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? जैसे चलिए जी, आप लोगों का रोजा खुल गया? सर हमारा तो खुल गया हुआ है। तो अभी तक क्यों लग रहा है आप लोगों को? नहीं सर, मेरे से नहीं लग रहा। या अभी ताज़ा ताज़ा खुला है? सर हमारे भी 7:43 हो गए, हमारे 5:50 को जॉइस लगा। अच्छा 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 अच्छा। पता है ना, रोजे के बाद, रोजे से पहले तो रोजा लग रहा होता है, रोजे के बाद अफ्तारी लग रही होती है बहुत देर तक। चलें जी, अब देखें इसका एक एक केस, ठीक है ना। तो हम दो केसेस और देखेंगे आज रिजल्टेंट फोर्स वाले, ये जो, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो देखें एक केस आपके पास, अब इंक्लाइन प्लेन और पुली को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है ना। अब गौर से समझें इस सिचुएशन को, कि वो जो पहला वाला केस था ना हमारे पास, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक मास रखा हुआ था और ये इस तरह करके आपके पास पुली रखी हुई थी, उसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस की जगह अब हम इंक्लाइन सरफेस लेकर के आ गए। उसी तरह आपके पास पुली लगी हुई है, उसी तरह दो मासेस रखे हुए हैं, बोथ द मासेस आर अटैच्ड बाय द टू स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब ये आप भी सोच रहे हो कि सर ये पुली वाले केसेस जो हैं ये मतलब स्पेसिफिकली क्या ये आते? नहीं, ये स्पेसिफिकली नहीं आते। इनको करने का मकसद ये होता है कि दे आर दी कॉन्सेप्ट केसेस ऑफ मल्टीपल अदर प्रैक्टिकल केसेस, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट केसेस बन जाते हैं आपके पास। अब मैं यहाँ से लेकर आऊंगी जी, गाड़ी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ये प्रैक्टिकल केस है। तो गाड़ी जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी उसकी मैथमेटिक्स या उसके वेक्टर डायग्राम बिल्कुल उसी, उसकी वेक्टर रेजोल्यूशन बिल्कुल वही होगी जो इस M2 के लिए बन रही है इस वक्त आपके पास। दैट्स इट। तो उसको यूं समझ लें कि हमने उसको मॉडल डाउन किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ दिस पुली केसेस, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली ये पुली केसेस आपको देखने को ना मिले तो आप ये बोलो कि यार ये हमने क्यों किए थे, वो इसलिए किए थे दीज आर दी मॉडल केसेस फॉर सम प्रैक्टिकल केसेस जो कि हमें बड़ी सारी जगह पे काम आ रहे होंगे। चलें, सिचुएशन वही रखते हैं हम, कि जब हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो M1 नीचे की तरफ जा रहा है। M1 अगर नीचे की तरफ जाएगा तो वो अपने मास के बलबूते के ऊपर जा रहा होगा और उसको ऑपोजिशन मिल रही होगी बाय दी टेंशन फोर्स इन दी स्ट्रिंग, और वो एक्सेलरेट भी डाउनवर्ड करेगा, राइट। अब ये जो टेंशन यहाँ पर है वही टेंशन इस स्ट्रिंग में होगी, लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है वो एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है। तो ये ऊपर की तरफ इस M2 को अब दी स्लो खींचेगी। इसको अब दो फोर्सेस अपोज कर रही हैं यहाँ पे। पहली फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दी सरफेस, इफ देयर इज एनी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। देयर माइट बी अ केस वहां पे बोले जी फ्रिक्शन तो थी नहीं, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं ना हम, तो आइडियल केसेस कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। हम बोल दीजिए मैथमेटिकली हमने बोल दिया कि लेट्स अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज जीरो, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन है तब ये फोर्स
एक्ट कर रही है, नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन एक फोर्स जो अनकंडीशनली फ्रिक्शन हो या ना हो, लाजमी तौर पे वहां पे मौजूद होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का एक वेट है और वेट का एक सर्टेन कंपोनेंट होगा जो कि आप एक्ट कर रहा होगा इसके ऊपर। और सर्टेन कंपोनेंट कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है, सर्टेन कंपोनेंट है mg sin थीटा। ठीक है, तो दोनों के लिए इक्वेशंस बना रहे हैं। m2 के लिए, सॉरी m1 के लिए तो वही सिमिलर एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी कि लीडिंग फोर्स m1g अपोज्ड बाय द टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो मैंने लिखा m1g minus t is equals to m1a। दिस इज द इक्वेशन फॉर मास 1। ठीक है, अगर मैं मास 2 के लिए इक्वेशन बनाता हूं तो मैं अब इसको दो तरीके से लिख सकता हूं। तो वो दो तरीके क्या हैं, एक तरीके का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। मैंने कहा देखें, डाउनवर्ड फोर्स, सॉरी, जो लीडिंग फोर्स है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो है टेंशन फोर्स। अच्छा, अब टेंशन फोर्स यहाँ पे मेरे पास एक हाइपोथेटिकल फोर्स है। ठीक है, हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि ये अगर एक गाड़ी है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो ये फॉरवर्ड फोर्स बाय द इंजन हो जाती है आपके पास, बाकी सारी फोर्सेस वही रहेंगी। अपोज्ड बाय टू डिफरेंट फोर्सेस, अपोज्ड बाय इट्स वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा एंड अपोज्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो दोनों फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इज इक्वल्स टू m2a। तो बेहतरीन तरीका ये था कि आपने दोनों अपोजिंग फोर्सेस को ब्रैकेट डाउन कर दिया कि दिस इज अपोज्ड बाय दिस प्लस दिस। मैथमेटिक्स है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसके। ठीक है, मतलब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। ठीक है, सो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। दिस इज हाउ। अब आपके पास मल्टीपल केसेस आ सकते हैं इस टाइप के। अगर वो यहीं पे बोलता है जरा फ्रिक्शन लेस सरफेस था तो ये जीरो हो जाता, लेकिन ये चीज वहां पे लाजमी तौर पर मौजूद होती, क्योंकि वेट का जो कॉम्पोनेंट है वो तो मौजूद होगा। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Yes, चलिए, अब एक लास्ट केस देखें आज का। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम प्रोबेबली इस पे बहुत छोटे से आसान आसान से कुछ क्वेश्चंस करके टर्निंग इफेक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, नॉट टुडे, मतलब इन दी अपकमिंग क्लासेस। अच्छा, अपकमिंग क्लासेस से चलिए इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, अपकमिंग क्लासेस के बारे में, इसकी डिटेल्स। एक केस एमसीक्यूज में या फिर पेपर 2 में आपके पास बनता है फॉर दी टो बार केसेस। ठीक है, ये भी रिजल्टेंट फोर्स निकालने का एक केस आपके पास आ जाता है, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम। वो केस है कि इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टोइंग एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल मैंने बना दी कि जनाब एक टो कार जो है वो किसी भी एक दूसरी गाड़ी को टो करते हुए लेकर के जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो फोर्सेस हैं पहले तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जो टोइंग वैन है इसका आपके पास मास मैंने mt लिख दिया, जो कार है उसका काम का उसका जो मास है वो मैंने mc यहाँ पे लिखा। जो एक्चुअल फोर्स है, जो पुशिंग फोर्स है, जो मेजर फोर्स है, वो टोइंग वैन का इंजन लगा रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज f। ठीक है, और आपके पास इसको दो फोर्सेस बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी। पहला फ्रिक्शन इफ देयर इज एनी। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया फ्रिक्शन ऑफर टू दी टोइंग मैन ft। और एक, क्योंकि इसके साथ एक टोइंग बार या फिर टोइंग स्ट्रिंग या जो भी वायर है वो लगा हुआ है, और उसके बाद पीछे आपके पास ये क्या कहते हैं, कार है, तो यहाँ पे एक टेंशन होगी इन दिस स्ट्रिंग। वो टेंशन भी क्योंकि इस कार के लिए, टोइंग वैन के लिए बैकवर्ड एक्ट कर रही है, तो फॉरवर्ड फोर्स आपके पास ये हो गई, बैकवर्ड फोर्स आपके पास ये दो हो गई। ठीक है ना, फॉर दिस टोइंग वैन, राइट। अब अगर मैं कार की बात करूंगा तो कार का इंजन तो खुद कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इंजन खुद फोर्स लगा रहा होता तो टो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ऑन दी फर्स्ट प्लेस। ठीक है ना, तो कार का इंजन तो यहाँ पे है बंद। अब यहाँ पे इट इज पुल्ड बाय द टेंशन फोर्स T, एंड इसको जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज ओनली द फ्रिक्शन फोर्स इफ इट्स देयर FC। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स दोनों के लिए सेम है। ठीक है, एंड लाजमी तौर पे जो केसेस हमारे पास बनते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज मोस्टली नॉट सेम फॉर बोथ। क्यों, क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स अगर मास सेम होता तो फिर वो उसका ताल्लुक होता, लेकिन फ्रिक्शन फोर्सेस दोनों के लिए डिफरेंट होंगी ड्यू टू डिफरेंट मासेस। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, ईदर दे बोथ आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये दोनों मिलकर के एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, और दे बोथ आर
कलेक्टिवली एक्सेलरेटिंग। तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या ये फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स आपके पास जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन वहां पे जीरो। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर आपके पास है, रिजल्टेंट फोर्स मतलब आपके पास ये हो जाएगा नॉन जीरो। ठीक है, इक्वेशंस वही है, बस हमने देखना है कि इसको जीरो के इक्वल रखना है या फिर एम ए के इक्वल रखना है। पहले मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूंगा फॉर टोइंग ट्रक, तो जो फॉरवर्ड फोर्स है दैट इज एफ opposed by the tension force and the friction offered to the towing truck। ये फोर्सेस होंगी जीरो के बराबर। जीरो के बराबर क्यों है? क्योंकि मैंने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट फोर्स ने जीरो होना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि F इज इक्वल्स टू कलेक्टिवली द सम ऑफ टी एंड एफ टी। ठीक है ना, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स टू द बैकवर्ड फोर्स। और अगर मैं इस कार के लिए बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा टी माइनस द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर टी इज इक्वल्स टू एफ सी, फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द बैकवर्ड फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों एमसीक्यूज के अंदर पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास यही रिजल्टेंट फोर्स रहेगी, बट नाउ दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स विच इज एम ए। तो क्योंकि ये इक्वेशन, ये फोर्सेस आपके पास ऑन द टोइंग ट्रक हैं, तो मास ऑफ टोइंग ट्रक इनटू इट्स एक्सेलरेशन। ये कार के लिए जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसके लिए टी माइनस एफ सी इज टू एम सी इंटू ए। सो दीज आर सम बेसिक केसेस जहां पर हम सिस्टम के ऊपर रिजल्टेंट फोर्सेस को एग्जामिन